योर मनी पर हम रखते हैं आपके पैसों का ख्याल। निवेश के साथ साथ आपको पैसों की सही समझ और आपके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में योर मनी करता है आपकी हर संभव मदद। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी पर हम नोटबंदी से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या है खास आज शो में। नोटबंदी से म्यूचुअल फंड में कितना बढ़ेगा निवेश, घरेलू बचत को म्यूचुअल फंड में लगाने के फायदे, म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर कैसे रखें नजर। नोटबंदी के बाद आम लोगों का घर में जमा पैसा बैंक पहुंच गया है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा रखना कितना फायदेमंद होगा, या इस पैसे को कहीं और निवेश आप कर सकते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर पैसा भी मिल जाए और अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सके। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ ए बालासुब्रमण्यन। स्वागत है आपका सर। यहाँ पे नोटबंदी के चलते हमने देखा है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा पैसा आ गया है, लोगों ने अपने घर की जमा राशि जो है डिपॉजिट तो कर दी है बैंकों में, लेकिन अब आपसे हम ये समझ चाहते हैं कि ये पैसे जो है वो म्यूचुअल फंड में कितना निवेश होता वो हम देखेंगे, कितना बढ़ेगा निवेश म्यूचुअल फंड में। अपना हम लोग एस्टिमेट से बिलासपुर म्यूचुअल फंड हम लोग जो एस्टिमेट जो बनाया, जो ये डिमोनेटाइजेशन होने के बाद कितना बैंकिंग सिस्टम का लिक्विडिटी बढ़ सकता है और उसमें कितना आपको सरेंडर भी नहीं हो सकता है और उसमें से कितना पैसा में निकाल सकता है बैंकिंग सिस्टम में निकाले में एक्चुअली फर्म खर्चा करने के लिए पैसा में निकालेंगे। बिल्कुल वो सबके हिसाब से आप देखेंगे, आई थिंक रफली अबाउट 3 to 4 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में आने का उम्मीद है। एक्चुअली वो जो 3 to 4 लाख का जो ये एग्जिस्टिंग डिमोनेटाइजेशन वजह से आ सकता है, उसका अलावा ये डिमोनेटाइजेशन का बिगेस्ट इम्पैक्ट जो हुआ एक्चुअली इंटरेस्ट रेट पे। इसमें आप जो पहले भी बता रहा था एक्चुअली इन्फ्लेशन में घटा हुआ दिख रहा है एक्चुअली, और उसका वजह से इंटरेस्ट रेट का जो पहले जो ऊपर चलता था इंटरेस्ट रेट का भी गिराना शुरू हो गया। जो बैंक का डिपॉजिट रेट पहले ऊपर में देता था, एक्चुअली बैंक का भी आज के दिन में डिपॉजिट रेट सब लोग एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट काट दिया एक्चुअली। उसका वजह से जो डिपॉजिट जो बैंक का डिपॉजिट जो है डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट का अलावा तो बैंक का डिपॉजिट जो है उनका भी एक्चुअली जो री इन्वेस्टमेंट करने के टाइम उसका बेसिकली इंटरेस्ट रेट उसमें जो री इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे उसका भी आई थिंक घटना चांसेस बहुत है एक्चुअली। ये सब मिलके देखेंगे तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड का फिक्स्ड इनकम जो असर क्लास इतना साल से हम लोग 20 साल से चला रहे हैं एक्चुअली, उसमें जो इंटरेस्ट नीचे आने से म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम का बेनिफिट ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरते हैं उतना आपको कैपिटल अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं और उसका वजह से एक्चुअली रिटर्न भी रिफ्लेक्ट होते हैं एक्चुअली। सो म्यूचुअल फंड जो प्रोडक्ट ऑफरिंग जो कर रहे हैं एक्चुअली, जो लिक्विड फंड से लेके जो एक्टिवली मैनेज डेट फंड हम लोग चलाते हैं, उसमें एक्चुअली हम लोग उम्मीद है एक्चुअली ज्यादा भी बढ़ सकता है। पहले आपको पूरा जो अल्टरनेटिव जो डिमोनेटाइजेशन के बिगेस्ट इम्पैक्ट जो अल्टरनेट पहले था, प्राइवेट फाइनेंस में जाके वो कैश में लेंडिंग करते हैं और वो एक्चुअली डिपॉजिट में बिल्कुल नहीं करते हैं बट प्राइवेट में करते रहते हैं। वो सब बैंकिंग सिस्टम आने के बाद बैंकिंग सिस्टम में एक्चुअली वो घूमते रहेंगे, वो म्यूचुअल फंड में आना उम्मीद बहुत है एक्चुअली। So as per our estimate, the number could be anywhere between 3 to 4 lakh crore over a period of next maybe about 9 months. तो अगले 9 महीनों में आपकी उम्मीद है कि 3 से 4 लाख करोड़ तक का निवेश हम म्यूचुअल फंड में आता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये सही समय आ गया है जब हमें फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। आपने कहा कि नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा असर होगा हमारी ब्याज दरों पे जो घटेंगी, साथ ही डिपॉजिट की दरें भी घटेंगी। हमने देखा है कि बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट है वो कम करने शुरू कर दिए हैं, कर्ज भी आपका सस्ता होगा। लेकिन साथ ही अगर मैं निवेश के लिहाज से पूछूं तो क्या ये सही समय है कि हमें डेट म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर लेना चाहिए? आपने कहा कि लिक्विड फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, किस तरह से डेट म्यूचुअल फंड में हमें फायदा होगा इस वक्त अगर हम निवेश करें तो? नहीं, सही टाइम ऑफ कोर्स ऐसा कभी आपको सही टाइम निकल नहीं सकता, क्योंकि आपको जो सिचुएशन के हिसाब से हर टाइम पे एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। आज के दिन पे जो द वे बैंक्स आर रिएक्टिंग लिक्विडिटी के हिसाब से, यही लिक्विडिटी आपको परमानेंटली रहने वाले सिस्टम में। ऐसा नहीं है लिक्विडिटी अभी के लिए एक दिन के लिए आया और 6 महीने के लिए आया और डिमोनेटाइजेशन सब खत्म होने के बाद डेडलाइन 31 दिसंबर खत्म होने के बाद पूरा बैंकिंग सिस्टम निकल जाएंगे। ये बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इतना बड़ी है, आपको जो क्रेडिट ऑफटेक बिल्कुल नहीं हो रहे हैं तब तक बैंक का भी डिपॉजिट रख के क्या करेंगे, उनको भी सोचना पड़ेगा। सो अगर वो डिपॉजिट क्रेडिट ग्रोथ अगर नहीं बढ़ रहे हैं तब तक एक्चुअली आपको जो बैंक को जो ब्याज जो पहले मिलता था उतना से वो उतना ज्यादा से नहीं मिलेंगे। सो वो बेसिस में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड आपको एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। सेकंड इज म्यूचुअल फंड आपको 3 साल के हिसाब से देखना पड़ेगा। आप एक 3-4 महीने के हिसाब से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप 3 साल के हिसाब से देखेंगे
कि म्यूचुअल फंड जो एक्चुअली पैसा मैनेज करते हैं, कभी इंटरेस्ट बढ़ते हैं और गिरते हैं, हाँ। वो पूरा वो उसको असेस करके वो बेसिस में इन्वेस्ट करते हैं, वो उसका बेनिफिट आई थिंक 3 साल में मिल सकता है। बिल्कुल। और दूसरा एक टैक्सेशन का भी, हाँ। आप 3 साल का अगर रखेंगे, इन्फ्लेशन का जो एडजस्ट करके जो कॉस्ट बेनिफिट जो मिलते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलते हैं, वो 3 साल में मिलते हैं आपको। आजकल में वो टैक्सेशन एप्लीकेबिलिटी जो है वो 3 साल में मिलते हैं। अगर 3 साल कोई होल्ड कर सकते हैं, इफेक्टिवली समटाइम्स इट बिकम्स नियरली टैक्स फ्री काइंड ऑफ थिंग्स। सो आपको जो टैक्स इंसेंटिव जो आते हैं, एक्चुअली इट कम्स टू अबाउट एनीवेयर बिटवीन 0.5% to 1% आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन। तो आप सब मिलके आपको देखना पड़ेगा। आपको जो लंबे समय से रखते हैं, ये पैसा भी ये समझ के चल रहा हूँ, ये इन्वेस्टर जो पैसा जो है ये रिस्की पैसा नहीं है। हाँ। अब कंजर्वेटिव पैसा है, पहले आपको कैश में था, उसका अर्निंग बिल्कुल नहीं करता था। बिल्कुल। बैंक में आने के बाद आप म्यूचुअल फंड डालेंगे, उसका एक्चुअली कमाई भी होता है एक्चुअली, और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं और टैक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। एब्सोल्युटली। और बचती घटती हुई ब्याज दरों का सिलसिला एक तरह से हम देख रहे हैं कि देश में शुरू भी हो चुका है। अगर हम डिमोनेटाइजेशन की बात ना भी करें तो भी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में तो कटौती होगी, जिसके चलते कर्ज भी सस्ता होगा और एफडी के रेट्स भी कम होंगे, जो ट्रेडिशनली यहाँ पर लोग निवेश करते आए हैं। आपने कहा कि डेट में आपको अपना रुख अपनाना चाहिए निवेश के लिहाज से। किस तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए? लिक्विड फंड्स में, या आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डेट फंड्स है, या डायनेमिक बॉन्ड भी आजकल निवेश के लिहाज से काफी लोकप्रिय है? एक तो ऑफकोर्स एज यू राइटली मेंशन, और डायनेमिक बॉन्ड फंड जो है उसमें जो फंड मैनेजर्स उसको पैसा चलाते हैं, वो मैनेज करने के टाइम उसको कौन सा सेगमेंट में जाके उसमें पैसा निवेश करना, उनको जो पोर्टफोलियो जो बनाते हैं वो कौन सा सेगमेंट में करना है, कभी गवर्नमेंट सेगमेंट में करना है, कभी क्रेडिट इसमें इन्वेस्ट करना है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। वो बेसिस में देख के वो 1 साल से लेके 10 साल तक उसके लंबी में उसके इन्वेस्ट करते हैं। और डायनेमिक बॉन्ड फंड जो हिसाब से जो उनको जो इंटरेस्ट रेट का व्यू, जो हम लोग का भी काम है एक्चुअली मॉनिटर करने का मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वो बेसिस पे किधर इंटरेस्ट रेट क्या डायरेक्शन में जाएंगे वो असेस करके डालते हैं। वो डायनेमिक बॉन्ड फंड इज वन, ऑफ कोर्स डेफिनेटली बिकम वन ऑफ द चॉइस। सेकंड चॉइस इज आपको कौन से हिसाब से इंटरेस्ट रेट का, अगर इंटरेस्ट रेट भी जो स्पीड से गिरा, आपको ये भी आपको चल के समझ के चलना पड़ेगा, जो इतना जोर से गिरा इसका भी थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। आप कल और परसों और आज का थोड़ा सा रिवर्स हुआ एक्चुअली, वो भी समझ के चलना पड़ता है। वो उसका अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको कम कराना है, द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन फंड्स विच इज ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग इन 1 साल से लेके 5 साल तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आई थिंक दैट कुड बी अनदर गुड ऑप्शन। बिरला सन लाइफ क्या ऑफर कर रहा है इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? ऑफ कोर्स हम लोग का प्रोडक्ट है एक्चुअली, एक तो वी हैव क्रिएटेड दिस कॉल्ड एक्टिव अकाउंट ऐप, विच इज नथिंग बट एनेबलिंग कस्टमर्स जो आपका बैंक अकाउंट में सरप्लस जो है उसका कैसे आप एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट में नहीं रखना आपको, अगर म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड में डालना, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में डालना है, उसके लिए हम लोग एक्टिव अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको एक क्लिक का थ्रू यू कैन ट्रांसफर योर मनी टू द लिक्विड फंड, एंड एक क्लिक का थ्रू यू कैन ट्रांसफर बैक टू योर ओन सेविंग्स अकाउंट। एक दिन का एक्चुअली फर्क पड़ता है एक्चुअली, एंड आपको जो हिसाब से आपका अकाउंट में डेबिट होकर हम लोग पैसा आ रहे हैं, वो दिन से आपको कमाई भी चालू हो जाते हैं। अच्छा। उसके अलावा वी आर हैविंग अबाउट 2-3 फंड्स सच एज शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज फंड, and dynamic bond fund, medium term plan. These are the 4 funds of different kind. We consider as an alternative for any of the investment options the investors may have to choose from Birla Sun Life Mutual Fund. एक्टिव अकाउंट जो है उसके बारे में आप मुझे बताइए। आपने कहा कि यहाँ पर जिस समय आप पैसा डालेंगे वैसे ही आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काउंट होना शुरू हो जाएगी। लिक्विड फंड में इंटरेस्ट रेट कैसे काउंट होता है, इसको लेके लोग अक्सर हमें सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये ऐसा फंड है जहाँ पे लोग कुछ समय के लिए पैसे पार्क करते हैं, लंबी अवधि के लिए लिक्विड फंड में आप नहीं डालते हैं पैसे। तो यहाँ पर सेविंग्स पर अगर मुझे 4% का ब्याज मिल रहा है, लिक्विड फंड में मुझे कैसे फायदा होगा? See, liquid funds इनका मेच्योरिटी चलते हैं एक्चुअली anywhere between 60 to 90 days. 60 to 90 days generally it actually hovers around जो repo rate जो बोलते हैं एक्चुअली आरबीआई का जो repo rate है 6.25, और ओवरनाइट मनी मार्केट रेट रहते हैं, जो डेली का जो पैसा लेना देना रहता है एक्चुअली बैंकिंग सिस्टम में, उनका ओवरनाइट रेट रहते हैं, वो उसका बीच में घूमते रहते हैं एक्चुअली। सो लिक्विड फंड का भी रिटर्न मोरलेस आसपास इनका उसका आसपास घूमते रहते हैं। रिपो रेट जो 6.25 जो चलते हैं उसका आसपास चलते हैं 5 + or - 5-10 basis points। सो कोई भी आप लिक्विड फंड में आप कोई भी आप मनी मार्केट फंड जो इंडिया में जो चलते हैं मोरलेस विल बी इन द सेम रेंज। अगर इंटरेस्ट रेट अगर समझ लीजिए बढ़ गया एक्चुअली, अगर 60 डेज के बाद जो 90 डेज के इंस्ट्रूमेंट जो है 60 डेज इंस्ट्रूमेंट है वो 6.2 से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, उसका भी जो री इन्वेस्टमेंट है एवरी 60 डेज जो पेपर मैच्योर हो रहे हैं उसका री इन्वेस्टमेंट है, उसका वजह से डी रिस्किंग हो जाती है एक्चुअली इसमें।
तो ऐसे में मुझे बताइए, जो लोग जोखिम नहीं उठा सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो तो डेट म्यूचुअल फंड का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन क्या बैंक में जमा पैसा मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी डाल सकती हूँ अगर मेरा नजरिया थोड़ा सा लंबा है? ये एक्चुअली इक्विटी में दे हैव टू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। जो उनको जो पैसा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो पहले था, व्हेन ही वाज होल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और नॉट गेटिंग द मनी डिप्लॉयड इन द बैंकिंग चैनल, सो उनको पहले भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी था। उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी था, पहले रियल एस्टेट में शेयर डाल देते हैं और दूसरे डाल देते हैं। हाँ। उसका मतलब उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। हाँ। सो उतना उनका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उतना पैसा एक्चुअली उनका डेट फंड में डाल के इक्विटी में शिफ्ट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसटीपी। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्लान। अगर इसका हिसाब से देखना पड़ेगा, डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म देश के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल, बट शॉर्ट टर्म थोड़ा सा इम्पैक्ट समझ के चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म आपको कौन सा तरफ से जाएंगे, कौन सा तरफ से कंपनियां सेल्स करेंगी, कौन सा तरफ से अपने इकोनॉमिक रिकवरी होंगी, और 1-2 महीने के लिए आपको अनसर्टेनिटी थोड़ा रहेंगी। उसका वजह से जो बुलिशनेस जो मार्केट में था वो टेम्पररी आई थिंक रुका हुआ एक्चुअली। ऐसा नहीं है, बुलिशनेस है ही नहीं एक्चुअली। ये जो हुआ एक्चुअली देश के लिए बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बढ़िया हो सकता है। पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो फ्लक्चुएशन थोड़ा रहेंगे, वो सब समझ के जो इन्वेस्टर जो डेट फंड में डाल रहे हैं, उनका एक्चुअली सिस्टमेटिक ट्रांसफर थ्रू इक्विटी में उनको निवेश कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है, उनको पता होना चाहिए कि पैसे उन्हें कब चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, घर में पड़ा हुआ पैसा अगर आपने जमा कर दिया है बैंक में, तो फिलहाल मौका है, आप डेट म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपना सकते हैं, जहां पर आप लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म डेट फंड में कर सकते हैं। साथ ही डायनेमिक बॉन्ड फंड भी यहाँ पर अच्छा विकल्प है अगर आप कुछ समय के लिए अपने पैसे को वहां पर पार्क करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। लेकिन योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज अजीज, हमारे फाइनेंशियल प्लानर। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में अब हम देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। आपका स्वागत है फिरोज। शुरुआत करते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ MSK साई फोन लाइन पर है। नमस्कार मिस्टर साई, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। बैंगलोर से, क्या करते हैं आप? हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, आप CA हैं, क्या उम्र है आपकी? हाँ जी बताइए। मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। मैम मेरा एक पोर्टफोलियो है जो मैं पहले ICICI डायरेक्ट में आवाज के थ्रू ही डायरेक्ट। आपकी आवाज यहाँ पर कट रही है, हम एक बार फिर से आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने ICICI डायरेक्ट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया था और अब आपने सीधे AMC के प्लान को उसमें ट्रांसफर कर दिया, यानी आपने इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट प्लान में ट्रांसफर हो चुके हैं। शायद आप फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ जी, मैं फोन लाइन पे हूँ। अभी मेरा एक दिक्कत आ रहा है कि कैसे ट्रैक करूँ सभी को, और TDS का मैं कैसे ट्रैक करूँ सभी को। ठीक है, तो टैक्स को लेकर आप कैसे ट्रैक करें, और साथ ही इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आप जो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को भी कैसे ट्रैक करना है, ये आप समझना चाहते हैं। फिरोज, मुझे ये बताइए, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है अगर इन्हें बाजार की जानकारी है, तो ये इनडायरेक्ट से खुद अपने पोर्टफोलियो को आप ट्रैक करना चाहते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जरिए। लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको तभी ही निवेश करना चाहिए या उसका रास्ता तभी अपनाना चाहिए जब आपको बाजार की पूरी समझ हो, आप फंड को ट्रैक कर सके और साथ ही रिटर्न्स को आप सही तरह से काउंट कर सके। तो यहाँ पर साई का जो कंफ्यूजन है रिटर्न्स को ट्रैक करने का और फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का, उसे हम कैसे दूर करें? देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंट ये क्लासिक डायलेमा है कि मैं डायरेक्ट जाऊं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर को यूज करूं। जैसे इन्होंने ICICI डायरेक्ट को पहले यूज किया था, फिर डायरेक्टली जा रहे थे ताकि कॉस्ट कम कर दी जाए। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीदते वक्त 350 फंड हैं और उसमें से एक आम निवेशक 3 या 4-5 फंड खरीदते हैं। तो ये डायरेक्ट जाने से
और ये जो कॉस्ट बचती है 0.5% साल दर साल, ये कम्युनिसरेट नहीं है। 0.5% बचाने के चक्कर में अगर आपने एक भी फंड गलत ले लिया और कोई भी समय के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस काफी डिप हो सकती है। डेट फंड्स को अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें तो फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां जितने पैसे बच जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ब्याज 6-7-8% होता है, उसमें 50 पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 350 में से अच्छी स्कीमें चुनना एक बहुत बड़ा टास्क इन इटसेल्फ है। तो डायरेक्ट जनरली हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो भी 2% से घट के 0 नहीं हो जाती, 2% से 1.5% होती है। तो डायरेक्ट को जनरली चूज ना करें अपने फर्दर निवेश के लिए, बिकॉज उसमें अच्छी एडवाइस, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई डायरेक्ट बहुत ज्यादा रिसर्च करके आपको एडवाइस देती होगी, उससे आपको काफी फायदा होगा। और 50 पैसे बचाने के लिए साल दर साल माइट नॉट बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। मुझे ये बताइए मिस्टर साई कि आपने कौन से फंड्स में निवेश किया आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जरिए? हमने HDFC टॉप 200, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ब्लू चिप का एक फंड है, आई एम नॉट श्योर, और मेरा फंड सिलेक्शन तो ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको वॉच करता हूँ और मनी कंट्रोल में देखता हूँ, तो मेरा फंड सिलेक्शन तो सही है। तो ओवरऑल आपने इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ही बनाया है? हाँ जी, आई एम जस्ट 27 years old, so पूरा इक्विटी ओरिएंटेड बनाया हूँ। वेरी नाइस। तो आपको ट्रैक करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसा कि आपने बताया कि आप लगातार शो देख रहे हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपको बाजार की समझ तो होगी, साथ ही फंड की परफॉर्मेंस को लेकर भी समझदारी होगी, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ट्रैक करने में? मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में एक ग्राफ पता कि हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, आपका रिटर्न कितना है, कितना परसेंटेज है ना। तो हर एक इक्विटी फंड में भी पीएलएस स्कीम में देख के ले लीजिए, है ना। 3-4 फंड है, सबसे टॉप फंड कौन सा है, सबसे कम फंड कौन सा है, और मैंने कितना पैसा दिया और कितना रिटर्न आने वाला है। ओके, अगर मैं अभी कर दूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल एक्सपेक्ट होगा, या थोड़े दिन वेट करना है। ऐसे जो सर्विसेज थे वो नहीं आ पा रहा है मुझे। ओके, कितने साल पहले से आप निवेश कर रहे हैं ये इन फंड्स में? मैं 1.5 साल हो गया मुझे। आपको 1.5 साल हो गया है। एएलएसएस फंड कौन सा शामिल किया है? एएलएसएस मैंने एक्सिस लॉन्ग टर्म और एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। एक्सिस लॉन्ग टर्म और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली इनका टैक्स कितना लगेगा वो सवाल है इनका। 1.5 साल पहले इन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। टैक्सेशन के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से भी आप मुझे बताइए कितना फर्क पड़ेगा डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट? देखिए, टैक्सेशन तो सिंपल है आज के समय में, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आफ्टर 1 year इज टैक्स फ्री। सो टैक्स की ज्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि आपने 1.5 साल का समय खत्म कर लिया है। रिटर्न्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में 0.5% का फर्क पड़ता है, और 10 सालों में आपको सिर्फ 5% की बचत होती है। और अगर एक फंड गलत चूज कर दिया जाए तो 15-20% का अंतर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इक्विटी फंड्स को एक सर्विस प्रोवाइडर से लेने से हमने ये देखा है कि काफी लोगों की वैल्यू क्रिएट होती है। सेकेंडली, आप डेफिनेटली मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट में अगर आप अपनी पूरे इन्वेस्टमेंट्स को एंटर करें और मैन्युअली चेंज करें तो बहुत अच्छा ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है इन स्पाइट ऑफ गोइंग डायरेक्ट। और आप एनएसडीएल से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। कैम्प्स ऑनलाइन एक बहुत अच्छा जरिया होगा। आपके ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 1 साल से ज्यादा अगर आप निवेश करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट आप निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5% तक का फर्क पड़ जाएगा आपके रिटर्न में। लेकिन आगे चलकर अगर आप नहीं समझ पाते हैं फंड की परफॉर्मेंस, तो आपसे हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू निवेश कीजिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का रास्ता ना अपना अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहें। योर मनी में अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। मिस्टर पी कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, आपके फंड्स तो हमारे पास हैं, ये बताएं कि आपका नजरिया क्या है और आपने क्यों इनमें निवेश किया है? मैडम, मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए किया था। और ये मेरा 2006 से इन्वेस्टमेंट है इसमें, 6 और 7 8 से। ठीक है, काफी टाइम हो गया, लेकिन इसमें इतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा तीनों फंड में। तो मैं ये चाह रहा था कि या तो मैं इसे क्विट कर लूं, या अगर क्विट नहीं करना है तो स्विच नहीं करना है तो किसी दूसरी स्कीम में जिसमें भी बेटर है। बताते हैं आपको क्या करना चाहिए मिस्टर कोठारी। यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, रिलायंस विजन फंड, कोटक सिलेक्ट फोकस फंड में निवेश किया हुआ है इन्होंने। बताएं, बदलना चाहिए फंड सिलेक्शन?
यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एक थीमेटिक फंड होगा, उसमें निवेश ना रखें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यू डबलिंग द रिस्क, फंड मैनेजर का काम आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थीमेटिक फंड्स देखा गया है कि इफ यू स्टे अवे फ्रॉम इट बेटर होगा। और रिलायंस विजन में इनकी जो अमाउंट्स हैं काफी ज्यादा हैं, 4,37,000 की अमाउंट है, बाकी स्कीमों में काफी कम अमाउंट्स रखी हुई हैं। कोटक सेलेक्ट फोकस एक बहुत अच्छा स्कीम है, उसमें अनफॉर्चुनेटली आपके अमाउंट सबसे कम है। सो एक ही फंड मिड कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा फंड एक अच्छा फंड होगा। यूटीआई अपॉर्चुनिटी, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले अगर फ्रैंकलिन प्राइमा फंड में निवेश किया तो पोर्टफोलियो रोबस्ट होगा। रिलायंस विजन से एग्जिट करके बैलेंस करें, कोटक सेलेक्ट फोकस में थोड़ा ज्यादा अमाउंट डालाएं और आधा आधा पैसा बांटें, रिलायंस विजन का पैसा रिडीम करके कोटक सेलेक्ट फोकस में जाना। चलिए, तो आपको यही हम रेकमेंड कर रहे हैं, ये बदलाव आपको करने होंगे। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। मिड कैप फंड में लंबी अवधि का नजरिया बनाकर आप निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए फिरोज, और योर मनी में इतना ही। मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।